हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू iTube क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। वैसे तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट एक हफ्ते पहले बना दिया था पहले, और अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी इसको अपलोड कर दिया था। अगर आपको नहीं पता है टेलीग्राम ग्रुप का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इस कंटेंट को ले सकते हो। खैर, मैं बिजी चल रहा था एक हफ्ते भर से, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। आर्टिकल क्या कहता है? सेंटर एक्सपर्टाइट्स प्रोसेस, मतलब 8th पे कमीशन प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं, बट सैलरी हाइक में बी लोअर देन द एक्सपेक्टेड। जितनी भैया अगर आपको उम्मीद है आपकी सैलरी बढ़ेगी, शायद उतनी ना बढ़े। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं पूरे का पूरा। तो व्हाट इज पे कमीशन? ठीक है जी, व्हाट इज पे कमीशन, काम क्या करता है पे कमीशन? तो देखिए, हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सीपीसी। सीपीसी का मतलब होता है सेंट्रल पे कमीशन। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना लगा सकती हैं, बट आज हम लोग सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मतलब सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके लिए आपको कोई पार्लियामेंट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सीधा एग्जीक्यूटिव ही कर सकते हैं। देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता है बता देता हूं। हमारी गवर्नमेंट के बेसिकली 3 पिलर होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर पार्ट, होता है बेसिकली हमारा, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है हमारा जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर वो होते हैं भैया जो कानून बनाते हैं बेसिकली, है ना। हमारे जो पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे होते हैं लोग, कानून पास करते हैं, जिसमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, हमारे एमएलएज होते हैं। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, जो इन कानूनों के या पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। जो कि सरकारी पॉलिसी निकालती है, स्कीम्स निकालती है, कानून होता है, उसको ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे हमारे मिनिस्टर्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं भाई, हमारे प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं, गवर्नर भी आ जाते हैं, और जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो भी आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आते हैं। उसके अलावा एक होता है हमारा जुडिशरी। तो हमारे देश के अंदर क्या है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ना बहुत ज्यादा सेपरेट नहीं होते हैं बेसिकली, वो एक दूसरे की पावर को ओवरलैप करते हैं। हालांकि अगर आप अमेरिका वगैरह में जाओगे तो वहां पे पूरी तरह से वो सेपरेट ही होते हैं। खैर, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हाँ जी, ये जो पे कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली सेटअप किया जाता है एज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मतलब पार्लियामेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनका मेन रोल क्या होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। रिव्यू सैलरी स्ट्रक्चर। तो भाई, सरकारी एम्प्लॉइज जो भी हैं उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को रिव्यू करना है। मतलब जिस सैलरी वो काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए काफ़ी है, या नए ज़माने में या इन्फ्लेशन बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उसको रिव्यू करना है। कम नहीं करते हैं, ज़्यादा ही करते हैं। अलाउंस वगैरह उनको जो भी मिलता है, डियर अलाउंस होता है, और बहुत सारे हाउस अलाउंस होता है, उन सबको भी अपडेट करना होता है। सर्विस कंडीशन कैसी है उसकी, वो भी करना होता है। सर्विस कंडीशन मतलब ये होता है कि भाई, जैसे आपको पेंशन कितनी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, आप न्यू पेंशन पॉलिसी में हो, पुरानी वाली में हो, मेडिकल आपको सर्विसेज कितनी मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपकी सर्विस कंडीशन वगैरह में आ जाती हैं। वो सब भी यहाँ पे देखा जाता है। और अगर पे कमीशन को ऐसा लगता है कि भाई, जो पुराना स्ट्रक्चर चला आ रहा है वो काफ़ी नहीं है, उसके अंदर कुछ सजेशंस आती हैं, तो वो रिकमेंडेशंस वगैरह वो सरकार को देते हैं, और सरकार जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ फेर बदल करके ऐसे कहते ऐसे ही, मतलब ज्यों का त्यों कर देती है। फिर ये बात जो है एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसके ऊपर फाइनली एक्शन लिया जाता है। आपकी सैलरी बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज कर दी जाती है, जो अलाउंस होते हैं वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो पे कमीशन इन्हीं पर्पज के लिए किया जाता है, जिसमें लेकिन सवाल ये है कि भाई, देखो, सरकारी जो मुलाजिम है उसकी 10 साल पहले जो सैलरी थी वो आज तो नहीं है। सैलरी तो उसकी बढ़ चुकी है, हर साल ही बढ़ती है कुछ ना कुछ, है ना। वो एक नेचुरली प्रोसेस होता है उसकी सैलरी बढ़ना, जो कि इन्फ्लेशन को सेटअप करने के लिए होती है। लेकिन जो पे कमीशन होता है वो लार्ज स्केल पे चेक करता है भाई आपकी सैलरी स्ट्रक्चर को। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पे कमीशन उसके अंदर करता है। क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? क्यों जरूरत पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट के जो सेक्टर का जो पे स्केल है, उसके बीच में इक्विटी बनी रहे। देखिए, आपको मैं बताता चलूं कि एंट्री लेवल पे सरकारी मुलाजिमों की सैलरी काफी ज्यादा होती है एंट्री लेवल के प्राइवेट जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके कंपैरिजन में। लेकिन जैसे जैसे आप रैंक में ऊपर जाते हो, प्राइवेट एम्प्लॉइज की सैलरी इंक्रीज होती रहती है, लेकिन सरकारी की इंक्रीज नहीं होती है। जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो हाई लेवल के ऑफिसर होते हैं सरकारी नौकरी में, वो अपनी नौकरी को छोड़ के किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर सीईओ या कुछ ना कुछ बन जाते हैं, जहां पे उनकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में सैलरी को बैलेंस करने का काम भी किया जाता है पे कमीशन के द्वारा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भाई, जो टैलेंट है ना देश में, टैलेंट, वो टैलेंट सरकारी महकमे की तरफ आए। और जो टैलेंट ऑलरेडी बना हुआ है, जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, तो इंश्योर किया जाए कि उनको रिटेन किया जाए। तो जो प्राइवेट और सरकारी के बीच में जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो अट्रैक्शन है, वो बना रहे। ऐसा ना हो कि भाई, एक आदमी ने सरकारी महकमे में 15 साल नौकरी किया, उसके बाद किसी कंपनी का सीईओ बन गया।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देश का जो बेस्ट टैलेंट है वो सरकार को सर्व करे, और जो ऑलरेडी सरकार में सर्व कर रहा है वो सरकारी नौकरी के अंदर टिका रहे। क्योंकि हमने कैसा बहुत बार देखा है कि जो आईएएस ऑफिसर हैं, आईआर ऑफिसर हैं और भी सरकारी नौकरी में हैं, लोग छोड़ के क्या करने लगते हैं, किसी कोचिंग में पढ़ाने लग जाते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई सीईओ बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, जहाँ पे उनकी सैलरी 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा हो जाती है ना। तो ये काम भी करना होता है इसको, ताकि सरकारी, भाई देखा, सरकार के अंदर अगर टैलेंटेड लोग नहीं रहेंगे तो सरकारी एफिशिएंसी काम कैसे करेगी सरकारी, है ना। वैसे भी सरकारी एफिशिएंसी काफी कम होती है, उसमें से भी जो टैलेंटेड लोग हैं वो छोड़ छोड़ के जाते रहेंगे तो सरकार का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। वो सब नहीं होना चाहिए। रैशनलाइज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। सरकार बहुत सारी चीजों पे खर्चा करती है और सरकार की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी देने में, उनको अलाउंस देने में, उनको सर्विसेज देने में भी जाता है। तो वो सब भी मेंटेन रहे, है ना, उसके लिए भी पे कमीशन काम करता है। एंश्योर गवर्नमेंट सैलरी रिफ्लेक्ट स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्फ्लेशन, भाई ये भी जरूरी है। इन्फ्लेशन तो बढ़ता रहता है हर साल, माशाल्लाह, महंगाई तो बढ़ती रहती है, चीजों के सामान महंगे होने लगते हैं। तो 2 साल पहले मतलब आपकी सैलरी 50,000 थी, आज भी आपकी सैलरी 50,000 है। 2 साल पहले 50,000 की सैलरी में 20,000 का सेविंग कर लेते थे, आज आपका रत्ती भर भी सेविंग नहीं होगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए तो सैलरी बढ़नी चाहिए। भाई 10 साल पहले कोई आदमी मान लो किसी XYZ पोस्ट पे सरकारी नौकरी में आया होगा, ठीक है, आज भी वो उसी पोस्ट पे आ रहा है, कोई नया अगर भर्ती हो रहा है तो उनके जो पे स्केल है वो तो कम से कम बराबर, मतलब उनके बीच में इक्विटी होनी चाहिए। और अगर आपको स्किल, देखिए भाई, आप मान लो आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप हार्वर्ड से पढ़ के आए हो, लेट्स से आप, है ना, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हो, अब आपने सरकारी महकमा ज्वाइन कर लिया, तो आपकी सैलरी आपके स्किल के साथ मैच करनी चाहिए ना भाई, है ना। आपने एक स्टार्टअप बनाया जो कि $1 बिलियन स्टार्टअप था, अब आप सरकारी महकमे में सर्व करना चाहते हो, तो सरकार ये इंश्योर करेगी आपके जो स्किल है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपकी सैलरी में रिफ्लेक्ट हो। भाई सैलरी मिल रही है आपको 15,000, काम कर रहे हो आप डीएम जितना, क्या मतलब है, अब नहीं करोगे काम ना, तो वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये भी पे कमीशन का काम होता है। और सारे सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे, कंसिस्टेंसी रहे, फेयरनेस रहे, है ना, वो सब रहना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है ना, सैलरी के अंदर बहुत ज़्यादा बेसिकली क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखा जाता है। ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बट ठीक है। एट्थ पे कमीशन को कब अप्रूव किया गया भैया, 2024 के अंदर ही इसको अप्रूव कर दिया गया था। देखिए जो पे कमीशन होता है यूजुअली वो हर 10 साल के बाद उसको नए पे कमीशन को हम लोग लागू कर देते हैं। इस बार 2024 के अंदर ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया था और 1 जनवरी 2025 जो है रोल आउट होता है। मतलब 1 जनवरी 2025 से जो रिवाइज्ड सैलरी है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके आगे छोटा सा पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। तो 2024 के अंदर अप्रूव कर लिया गया था। इसके जो चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। इसके मेंबर हैं प्रोफेसर पुलक घोष जी, IIM बेंगलुरु से हैं भैया। पंकज जैन जी है, IAS ऑफिसर हैं। और इनको 18 महीने का टाइम दिया गया है, भैया अपनी रिपोर्ट को जमा करवाइए। अब सीधी सी बात है भैया, 1 जनवरी 2025 तक 18 महीने तो कंप्लीट होने वाले नहीं है, वो तो ज्यादा चले जाएंगे। और भाई 18 महीने से भी ज्यादा जा सकता है, 2 साल भी जा सकता है, उससे भी ज्यादा जा सकता है। तो अप्रूव होने में और फाइनल रिपोर्ट आने में टाइम लग सकता है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद भी उसके इंप्लीमेंटेशन पे भी सरकार टाइम ले सकती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भैया क्योंकि 2027 में यूपी के अंदर इलेक्शन है तो शायद सरकार तब तक का भी वेट कर सकती है, हालांकि इसके चांसेस मुझे नहीं लगते ज्यादा हैं। एनीवेज, मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहता हूं ये बताना चाहता हूं कि डेट तो 1 जनवरी की है। इसका मतलब ये है कि अगर पे कमीशन इसके बाद में भी रिपोर्ट देता है ना, तब भी जो अपडेटेड सैलरी होगी वो 1 जनवरी 2026 से ही होगी। मान के चलो कि सरकार ने इस रिपोर्ट को फाइनली 2027 में अप्रूव कर दिया, तो पिछले जो 1 साल की सैलरी है वो आपकी इंक्रीज होके आएगी। मतलब जो अरियर बच गया था आपका, ठीक है, मान लो पहले आपकी सैलरी थी 50,000 रुपए, नए पे कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी होगी 75,000 रुपीज। लेकिन 2026 से लेकर 27 के बीच में आपको 50,000 ही मिलती रही। अब 2027 में क्या हुआ, पे कमीशन लग गया, तो ये जो 25,000 रुपए सैलरी आपकी बढ़ी थी, ये एक्स्ट्रा आपकी 12 महीने की जुड़ के आएगी। इकट्ठी हो गई, अभी हो वो बाद में मिल जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये फिलहाल यहाँ पे मामला बनता है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं टाइमिंग वाली बात दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 7th पे कमीशन जब बना था, ठीक है, उसने जो रिपोर्ट दी थी, देखो 14 फरवरी को बना था, 15 नवंबर को रिपोर्ट बनी थी, 16 जनवरी को, जून को यह इंप्लीमेंट हो गया था। तो इसमें 2.5 साल का समय लगा था। अब कितना समय दिया है सरकार ने, 18 महीने का दिया है, लेकिन इंप्लीमेंट होते होते 2.5 साल लग गए थे। 6th पे कमीशन के अंदर आपको 1 साल 10 महीना लगा था। 5th पे कमीशन के अंदर आपको 3.5 ईयर्स लग गए थे इंप्लीमेंटेशन होते होते। तो ये जरूरी नहीं है कि भैया 1 जनवरी का टाइम दिया गया है तो सैलरी आपको 1 जनवरी से
नया पे कमीशन लागू हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाद में अगर लागू होता है, हाँ, तो पिछले वाली सैलरी आपको मिल जाएगी। ये पॉइंट आपको मैं बताना चाहता था। 8th पे कमीशन के बारे में बेसिकली आपको बता चुका हूँ कि उसका बेसिक पर्पस क्या होता है। बेसिक जो आपकी पे होती है, बेसिक पे क्या होती है, जिसके अंदर आपके जो अलाउंस होते हैं, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती हैं, उसको निकाल देते हैं, तो आपको जो बचता है वो आपका बेसिक पे बचता है। मतलब डियरेंस अलाउंस निकाल लो, हाउस रेंट निकाल लो, वो सब निकालने के बाद जो बचता है बेसिक पे होता है, तो उसको रिव्यू करना है। डियरेंस अलाउंस क्या होता है, मतलब जैसे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो भैया उसके हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ना चाहिए ना भई। अनाज, रोटी, चावल, दावल, दाल सबका प्राइस बढ़ता ही रहता है, तो आपकी सैलरी भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए। हाउस रेंट अलाउंस वगैरह रिव्यू होते हैं, पेंशन वगैरह रिव्यू होते हैं, मिलिट्री सर्विस पे जो मिलिट्री में लोग हैं, क्योंकि भी 8th पे कमीशन तो उनके ऊपर भी लगता है भाई, है ना? वो भी अपडेट होता है, मेडिकल बेनिफिट्स अपडेट होते हैं। उसके अलावा जो प्रमोशन नॉर्म्स वगैरह होती हैं और पे प्रोग्रेशन वो भी होता है। मतलब एक आदमी पोस्ट से प्रमोट होके ऊपर जाता है, तो उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ होगी, वो सब यहाँ पे देखा जाता है। तो बेसिकली पूरा मोटा-मोटा काम ये होता है कि फेयर एंड द फिस्कली सस्टेनेबल। ऐसा भी नहीं होता है कि भई आपकी सैलरी अगर 1 लाख थी, वो आपकी अचानक से सैलरी 10 लाख हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर इतना होगा तो सरकार के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। तो फिस्कली भी मतलब सरकार के ऊपर भी वज़न नहीं पड़ना चाहिए। तो सबके बीच में बैलेंस बना के चलना चाहिए कि वो सही भी हो, फेयर हो और सरकार के ऊपर दबाव भी ना पड़े। भई अगर सरकार का सारा रेवेन्यू जो है वो सैलरी देने में ही चला जाएगा, तो सरकार फिर एजुकेशन के ऊपर क्या खर्च करेगी? पैसा नहीं बचेगा ना उसके पास, हॉस्पिटल्स में क्या खर्चा करेगी, सड़कें कैसे बनाएगी? तो बीच का बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है बेसिकली, तभी काम चलेगा। व्हाट डू पे कमीशन एग्ज़ामिन क्या-क्या करता है, मैं आपको बता चुका हूँ। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो सैलरी का गैप होता है भैया, उसको कंपेयर करता है ना? एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? 2 लाख होती है, 2.5 लाख, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से हम 2 लाख एवरेज मान के चलिए, ठीक है? एक सेक्रेटरी जो होते हैं उसकी सैलरी 2.5 लाख होती है, इससे बड़ी सरकारी नौकरी कोई नहीं होती है। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी का सीईओ, उसकी जो 1 साल की सैलरी है वो 20-20 करोड़ तक हो सकती है। तो इसके आस-पास भी नहीं है, आस-पास भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि भई सरकारी वाला जो आदमी है उसको दूसरी सुविधाएँ मिलती हैं बहुत बड़ी-बड़ी, वो पावर उसके हाथ में बहुत ज़्यादा होती है, तो पावर के हिसाब से देखा जाए तो अलग बात है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी के सीईओज़ होते हैं, कंपनी इनको भी बंगले देती है भाई, इनको भी विदेशों में ट्रिप देती है, मतलब उनकी लाइफ़स्टाइल बहुत अलग ही होता है यार, जो प्राइवेट कंपनी में सीईओज़ होते हैं। तो ये देखते हैं बेसिकली, जो पे कमीशन है वो प्राइवेट और सेक्टर के बीच में कंपेयर करता है। वो देखता है भाई ऐसा तो नहीं है कोई हमारा बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर था, वो सेक्रेटरी था और अचानक से वो रिलायंस कंपनी उसने जॉइन कर लिया। वो सब ध्यान देते हैं इस चीज़ को। कंसिडर इकोनॉमिक कंडीशन, द फिस्कल नीड्स, एंश्योर अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पे हाइक। बताया ना मैंने आपको भाई, तनख्वाह उतनी ही बढ़नी चाहिए जितनी सरकार अफोर्ड कर सके। उसके अलावा जो वेलफेयर मेजर्स वगैरह हैं वो सब देखते हैं। उसके अलावा जो वर्क फोर्स की जरूरतें होती हैं सेंट्रल एम्प्लॉयज़ की, वो सब भी देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काम करते हैं। पे कमीशन का इतिहास बहुत पुराना रहा है देश में, आप देख ही सकते हो। पहला जो पे कमीशन है वो 1946 में आया था। 7th पे कमीशन 2016 में आया था और अभी जो 8th आने वाला है वो 2026 से 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसमें एक वर्ड आपको देखने को मिला जिसे बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। तो 7th पे कमीशन के अंदर जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57। ये 2.57 का मतलब ये होता है कि आपकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी के अंदर जो जो बेसिकली जो इंक्रीमेंट होगा वो कितने पॉइंट से होगा, तो 2.5% मतलब उससे उतना टाइम्स इंक्रीज होगी आपकी सैलरी। अगर आपकी सैलरी पहले 20,000 थी, अब आपकी सैलरी जो है 43,000 हो जाएगी, इस तरह से। तो ये फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होता है आपकी सैलरी उतनी ही इंक्रीज होती है। माना जा रहा है कि टोटली अभी 8th पे कमीशन के अंदर जो फिटमेंट फैक्टर है वो शायद 3.5 हो सकता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, सैलरी के अंदर हाइक जो है यहाँ पे अच्छा खासा होने वाला है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं भैया पब्लिक सेक्टर की पे के अंदर। सबसे बड़ा कंसर्न मैं आपको बता ही चुका हूँ, यही है कि जो एंट्री लेवल जो सैलरी होती हैं, वो सरकारी महकमे में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एंट्री लेवल सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन सीनियर लेवल पे प्राइवेट जो सेक्टर में लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सैलरी लेते हैं भाई, लेकिन जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं अंडरपेड होते हैं भाई। 2-2.5 लाख सैलरी क्या होती है यार, एक सेक्रेटरी की, एक आईएएस ऑफिसर है, उसकी सैलरी कितनी है, 2 लाख 1.5 लाख रुपए। क्या होता है इसमें, कुछ नहीं होता आजकल 1-1.5 लाख रुपए में, इतनी तो उसके बच्चे की स्कूल की फीस होगी। उसके बाद उसको अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, विदेशों में ट्रिप भी करने हैं, महंगी शराब भी पीनी है, वो सब भी तो करना होता है ना। तो सैलरी कम है। हमारे यहाँ पे एक हाई कोर्ट जज है, उसकी सैलरी कितनी रहेगी, 2-2.5 लाख रुपए रही होगी सैलरी एक हाई कोर्ट के जज की, और उसके हाथ में कितनी पावर होती है ना। हाँ, वो बात अलग है, उसको एक 2 एकड़ का जमीन का वो पूरा बंगला मिलता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है उसके पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं है। तो 2-2.5 लाख की सैलरी में तेरा लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं होता भाई। आप मेट्रो सिटीज में बैठे हो, आप दिल्ली मुंबई में, क्या 2-2.5 लाख में कुछ भी नहीं होता है ना। डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं होता है उसके अंदर। तो इसीलिए देखा जाता है कि बहुत सारे जो सरकारी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो छोड़ के गवर्नमेंट में चले जाते हैं। सरकार ये इंश्योर करती है पे कमीशन के थ्रू कि भाई ऐसा ना हो, वो सरकारी नौकरी में टिके रहें। उसके अलावा कंप्रेशन रेशो,
हाईएस्ट वर्सेस लोवेस्ट सैलरी इन द गवर्नमेंट, देखिए मतलब ये वही बात कर रहा है कि हाईएस्ट वर्सेस लोवेस्ट सैलरी इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर जो है हाईएस्ट और लोवेस्ट सैलरी के अंदर सरकारी महकमे में 1:12.5 का डिफरेंस है। मतलब जो लोवेस्ट सैलरी है सरकारी महकमे में, अगर वो 1 रुपए है तो हाईएस्ट लेवल पे सैलरी 12.5 रुपीज है। हाईएस्ट सरकारी ऑफिसर की सैलरी लोवेस्ट सरकारी ऑफिसर की सैलरी से 12.5 गुना ज्यादा होती है। तो ये पर्सपेक्टिव भी देखा जाता है जब नया पे कमीशन यहाँ पे लागू होता है। तो जॉब सिक्योरिटी प्लस पर्क्स, पर्क्स मतलब वही सुविधाएं जो आसपास की होती हैं। हाई अट्रैक्शन ऑन द लोअर लेवल है, प्यून लेवल पे जो ग्रेड डी ग्रेड सी की पोस्ट होती हैं सरकारी, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, क्योंकि इसमें काम कम होता है, सैलरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हाई लेवल पे भाई आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन उससे कंपैरिजन में सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है वहां पे। हालांकि सुविधाएं हैं, लेकिन सैलरी की मैं यहाँ पे मेनली बात हो रही है। अब ये नहीं मत बोलना कि सर टेबल के नीचे से भी तो लोग करोड़ों रुपए खाते हैं एक दिन में, एक आईएएस ऑफिसर जो है 10 लाख रुपए बना लेता है, भाई उसकी बात मत करें। ठीक है, वो करप्ट ऑफिसर्स हैं। हम लोग यहाँ पे जनरल बातें कर रहे हैं और जनरली मान के चलते हैं कि वो ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। उस केस में अगर देखा जाए तो सरकारी महकमे में लोअर लेवल पे सैलरी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू जितनी उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वहीं हायर लेवल पे मेहनत बहुत ज्यादा है, सैलरी कंपैरेटिवली कम है। ये चीज डेफिनेटली है। बट लो सैलरी एट द टॉप डिस्करेज टैलेंट है, मैंने आपको बता दिया कि लो सैलरी हायर लेवल पे कम होती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि जो हार्ड टू अट्रैक्ट द रिटेन हायर स्किल, लोग प्राइवेट नौकरी में छोड़ के चले जाते हैं, अपना बिजनेस करने लगते हैं, कुछ ना कुछ माहौल बना लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई, अभी एट्थ पे कमीशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है? बात भाई ध्यान यही रखना है, पेंशन बिल फॉर 2025-6 इज 2.7 लाख करोड़। मतलब सरकार का जो रिवेन्यू होता है उसमें से भाई लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार को सिर्फ पेंशन में ही देना पड़ता है। भाई सीधी सी बात है, सैलरी आपकी जितनी ज्यादा होगी पेंशन भी तो उतनी ही पे करनी पड़ेगी बाद में, है ना। तो ऐसा ना होगा आप सैलरी जो है 3 गुना बढ़ा दिया आपने सीधा सीधा, अरे भाई 10-20 साल बाद 5 साल बाद वो लोग जो रिटायर होंगे उनको पेंशन भी तो देनी पड़ेगी ना। तो पे कमीशन को ये भी इंश्योर करना पड़ता है बैलेंस भी बना रहे, है ना, लोगों की सैलरी भी बढ़े लेकिन बाद में सरकार के ऊपर बर्डन भी ना पड़े। ये सब भी देखा जाता है। उसके अलावा ग्लोबल पब्लिक सेक्टर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिका में सरकारी नौकरी में कितना मिलता है, ब्रिटेन में कितना मिलता है, चाइना में कितना मिलता है, भाई वो सब भी ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे रखा ही जाता है। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक रियलिटीज, अनफंडेड पेंशन वेलफेयर स्कीम्स का ध्यान रखा जाता है, ऑल दैट। देखिए इसमें एक फैक्टर आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे, है ना, जो सिविल सर्वेंट्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस करते थे, लेकिन शुरू में नहीं करते थे, बाद में हुआ ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर काम बहुत ज्यादा था लेकिन उनकी सैलरी कंपैरेटिवली कम थी। इसीलिए वो अपनी कंपनी का काम ना करके अलग से प्राइवेट बिजनेस कराया किया करते थे, वो खुद भी बिजनेस करते थे अलग से, सरकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करते थे। सैलरी होती थी कम तो करप्शन भी बहुत ज्यादा करते थे। फिर ये ध्यान दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, सिविल सर्वेंट्स थे, वो दुनिया के हाईएस्ट पेड सरकारी मुलाजिम होते थे। तो भाई जब आपको इतना मोटा सैलरी मिलेगा तो आप करप्शन क्यों करोगे? तो उसके बाद उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करना बंद कर दिया काइंड ऑफ, और बेसिकली मोटी सैलरी मिलती थी उनको जिससे वो खुश रहते थे, तो करप्शन नहीं करते थे। तो अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हो, आपके पास जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में अगर आपकी सैलरी कम है, तो कहीं ना कहीं अंदर से टेंडेंसी आती है करप्शन करने की, ब्राइब लेने की, है ना, आती है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम सैलरी इंक्रीज करना भी जरूरी है ताकि करप्शन भी सिस्टम के अंदर कम हो, पैसा जो है वो जेन्युइन तरीके से आए आपके अकाउंट में, रादर देन टेबल के नीचे से वो सब नहीं आना चाहिए। तो उसके अलावा टैलेंट रिटेंशन भी होता है भैया। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन भी ना बढ़े और सरकारी महकमे में काम भी अच्छा करे। भाई दो, जो सरकारी लोगों को सैलरी दी जाती है, उसके बाद पेंशन दी जाती है, दुनिया भर की सुविधाएं दी जाती हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो मेरी जेब से आ रहा है ना, पैसा तो आपकी जेब से आ रहा है, जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनकी जेब से पैसा आ रहा है। तो जितना ज्यादा इनकी पेंशन होगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी, उतना ही ज्यादा टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन पड़ेगा। एंश्योर किया जाता है कि ना हो, बैलेंस बना के चलना जरूरी है। इंडिया नीड्स a pay system that is fair, modern, competitive and the fiscally sustainable। तो यही है भाई इसकी आपकी आखिरी लाइन। इसी लाइन के साथ आपको मैं छोड़ के जाता हूं। अगर आपको कुछ नया मिला है इस वीडियो में जो आपने शायद पहले से ना पता हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो कंटिन्यूसली मैं लेके आता रहूंगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के जाके ज्वाइन करके इसको पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।